आप सर्जरी कर रहे हो तो एसिम्प्टोमेटिक में सर्जरी के लिए कुछ इंडिकेशंस होना चाहिए, ठीक है। अब वो क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल उसकी जो एज है वो 50 से कम है तो उसकी सर्जरी होनी चाहिए। रीनल इनसफिशेंसी है वो ऐसे इंडिकेट हो रही है कि कंटिन्यूसली क्रिएटिनिन क्लोराइड के लेवल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद ना हम बोन्स का स्कैन करते हैं जिसको कहते हैं डेक्सा स्कैनिंग। डेक्सा टी स्कैन बोन की डेंसिटी बताता है। सो यहाँ पे आपने ये डेक्सा स्कैनिंग भी मेंशन करनी है। सो इसके ऊपर अगर लेवल आते हैं -2.5 से कम, और इसी तरह बेटे हम लोग देखते हैं कि सीरम कैल्शियम लेवल जो हैं अगर वो बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं, मोर देन 1 mg पर डेसीलीटर अबव द अपर नॉर्मल लिमिट, जो कि या फिर वो कहता है कि करेक्टेड सीरम कैल्शियम भी मोर देन 11.4 मिलीमोल पर डेसीलीटर है, तो आपको सर्जरी करनी चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल सर्जरी नहीं होती, सर्जरी डिक्लाइन हो जाती है, तो नंबर 2 ऑप्शन ड्रग्स होती हैं जिसमें बिसफॉस्फोनेट है। ये बिसफॉस्फोनेट डेंसिटी जो बोन की है उसको मेंटेन करने में कुछ हद तक हमें हेल्प करता है, लेकिन ये सीरम कैल्शियम और पीटीएच को कम नहीं करता। इसके साथ एक और ड्रग है जिसको हम सेनाकैल्सिड कहते हैं। ये कैल्सिड जो है वो डेंसिटी तो नहीं लेकिन सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट कम करता है, ठीक है। सो ये डेंसिटी इंप्रूव करता है और ये सीरम कैल्शियम और फॉस्फेट कम करता है। सो ये जो ट्रीटमेंट है वो है हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का। अब आपने ये बात भी याद रखनी है कि आपने लिख दिया कि हम सर्जरी करते हैं। सर्जरी डिपेंड करती है इटियोलॉजी के ऊपर भी। अगर तो पिट्यूटरी एडिनोमा है तो जाहिर है हमने सिर्फ क्या करनी है, सर्जिकली रिमूव कर देना है ग्लैंड को, जो भी एडिनोमा है हमने उसको रिमूव करना होगा। उसके बाद अगर वो कहता है कि पैराथायराइड कार्सिनोमा हुआ तो पैराथायराइड कार्सिनोमा में आपने वो जो ट्यूमर है वो भी रिमूव करना है। ट्यूमर के साथ साथ हम इप्सी लेटरल थायराइड लोब भी निकालते हैं और उसके साथ साथ जो भी लार्ज लिम्फ नोड्स हैं वो लिम्फ नोड्स भी निकलते हैं। और अगर तो हाइपरप्लेजिया हुआ तो हाइपरप्लेजिया में जो चारों पैराथायराइड हैं उनको निकाल लेते हैं, लेकिन उनमें से एक आध पैराथायराइड जो है नॉन डोमिनेंट बाजू की फोर आर्म में इम्प्लांट किया जाता है या ट्रांसप्लांट किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं कोई पैराथायरॉयड टिश्यू बनता रहे, ठीक है। तो ये आसान सा हमारे पास क्या है, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। अब साथ ही बेटे सेकेंडरी और टर्शरी की भी बात कर लेते हैं क्योंकि वो इतनी मुश्किल ज़रा से भी नहीं है। उसके बाद नंबर 2 हमारे पास क्या होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। प्राइमरी के अंदर तो हमने कहा कि मसला ये था कि पिट्यूटरी बताने की ज़ुबान पे चढ़ता है। मसला ये था कि पैराथायरॉयड के लेवल पे क्या हो रहा था, पीटीएच ज़्यादा आ रहा था। अब सेकेंडरी में मसला ये होता है कि बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन है जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रही है, सीरम कैल्शियम लेवल्स को कम कर रही है, ठीक है। अब जब सीरम कैल्शियम लेवल कम है तो शुरू से जो मैंने आपको एक बात समझाई है कि सीरम कैल्शियम कम होने से फीडबैक जाएगा और फीडबैक पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाएगा और पिट्यूटरी से जो पीटीएच की सिक्रीशन है वो ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का मतलब ही यही है कि पीटीएच बढ़ाने के लिए एक सेकेंडरी रीज़न बॉडी में मौजूद है। अब क्या ऐसी रीज़न हो सकती है जो कि बॉडी में कैल्शियम को कम करी है, तो मोस्ट कॉमन क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्योंकि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में विटामिन डी ने जो किडनी लेवल पर आकर एक्टिवेट होना है और वो कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में विटामिन डी एक्टिवेट ही नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा तो सीरम में कैल्शियम कम हो जाएगा। साथ ही इसने खुद भी बता दिया कि नंबर 2 विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। नंबर 3 अगर मैल एब्जॉर्प्शन है यानी इंटेस्टाइन के लेवल से कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता, स्टीटोरिया है, तब भी आपके कैल्शियम लेवल ज़ाहिर कम होते हैं। या फिर आपने जो डाइटरी इनटेक है कैल्शियम का वही कम किया, बचपन में भी दूध नहीं पिया, आप भी दूध नहीं पीते, कोई ऐसी सप्लीमेंट्स भी साथ में नहीं ले रहे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि इस पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए इसके जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो इसमें ज़ाहिर है नंबर 1 मोस्ट कॉमन रीज़न क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के जो सिम्टम्स हैं वो भी हमें मिल जाते हैं और क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सिम्टम्स के साथ साथ हमें कैल्सीफाइलेक्सिस भी मिलता है। नाउ व्हाट इज़ कैल्सीफाइलेक्सिस? कैल्सीफाइलेक्सिस में ये होता है कि कैल्सिफिकेशन हुई होती है वेसल्स की कैल्सिफिकेशन से ब्लड सप्लाई ब्लॉक हुई है और आगे का जो स्किन एरिया है, ठीक है, और या फिर कुछ ऑर्गन्स हैं उनके अंदर हमें नेक्रोसिस मिलती है, ठीक है, ड्यू टू कैल्शियम डेपोजिशन। क्या मिलता है आपको? नेक्रोसिस मिलती है स्किन की और कुछ ऑर्गन्स की, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल अब हम इसकी जब डायग्नोसिस करेंगे तो डायग्नोसिस में आपने याद रखना है कि इसके पीटीएच लेवल तो ज़ाहिर इनक्रीज़ हैं, इसीलिए ये हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है, ठीक है। लेकिन कैल्शियम यहाँ पे कम होता है और कैल्शियम कम है इसीलिए फीडबैकली वो पीटीएच को क्या कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। सो उसके बाद ये कह रहा है कि लेकिन अगर हम फॉस्फेट की बात करेंगे तो फॉस्फेट जो है वो भी इंक्रीज़ ही हो रहा होता है क्योंकि फॉस्फेट एक्सचेंज ही नहीं हो रहा कैल्शियम के साथ। तो ये अब पिक्चर आपने याद रखनी है। अगर मैं यहाँ
यहाँ पे लिखूँ PTH, मैं यहाँ लिखूँ कैल्शियम और यहाँ लिखूँ फॉस्फेट। और अगर मैं प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करूँ तो उसमें ये भी ज़्यादा था, ये भी ज़्यादा था, लेकिन ये कम था। सेकेंडरी में आपने याद रखना है ये ज़्यादा है, ये कम है और ये ज़्यादा है। प्राइमरी में आपने याद रखना है रट्टा लगा के फॉस्फेट कम है, और सेकेंडरी में आपने याद रखना है कैल्शियम कम है, ठीक है। और अगर मैं टर्शरी की बात करूँ भी, मैं टर्शरी भी बता देती हूँ, तो टर्शरी में तीनों चीज़ें ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि टर्शरी हमारे वारे से बाहर होता है, वो एक रिफ्रैक्टरी केस होता है, ठीक है। सो लास्टली उन्होंने यहीं पे टर्शरी की भी बात की हुई है। टर्शरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म ऐसा है कि जो एक रिफ्रैक्टरी केस बन जाता है सेकेंडरी का। अब सेकेंडरी की वजह से बार बार सिग्नल जा रहे हैं PTH बनाओ, तो रेजिस्टेंटली PTH भी ज़्यादा हो जाता है और कैल्शियम भी ज़्यादा हो जाता है। इवन कैल्शियम ज़्यादा हो के भी अब इसको इनहिबिट नहीं कर सकता, और फॉस्फेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो टर्शरी में तीनों चीज़ें आपके पास ज़्यादा हो जाती हैं। टर्शरी बेसिकली एक रिफ्रैक्टरी केस होता है। इट रेफर टू अ रिफ्रैक्टरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म दैट रिजल्ट्स फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज़। ये ज़्यादातर उन लोगों में देखते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा टाइम के लिए सेकेंडरी वाली केस जो है वो रहा है, और इसकी जो डायग्नोसिस है उसमें हम देखें PTH ज़्यादा, कैल्शियम ज़्यादा, फॉस्फेट ज़्यादा, ठीक है। सो इसका भी जो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट है वो ऑलमोस्ट उस तरह से ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो आसान सी है। नेक्स्ट चीज़ बेटे हमारे पास होती है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, ठीक है। अब हाइपोपैराथायरॉयडिज्म के अंदर ज़ाहिर क्या है कि PTH के लेवल्स कम हैं। जब PTH के लेवल्स कम हैं तो PTH नहीं होगा तो आपकी बॉडी कैल्शियम कहाँ से लाएगी? PTH कम होगा तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा, कैल्शियम कम होगा तो इन लोगों को क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। हाइपोकैल्सीमिया भी तो बड़ा नुकसानदेह होता है। अब इसकी कॉज ये हो सकता है PTH क्यों कम है? क्योंकि ड्यूरिंग थायराइडेक्टमी आपने सर्जिकली पैराथायरॉयड निकाल दिया, या ड्यू टू एडिनोमा या कैंसर आपने पैराथायरॉयड निकाल दिया, या कंजेनाइटिकली आपका पैराथायरॉयड एब्सेंट था, या डिजॉर्ज सिंड्रोम हुआ हुआ है, या फेमिलियल है ऐसा, या फिर इडियोपैथिक है, आपको नहीं पता कि क्यों PTH कम है, ठीक है। क्लिनिकली वो कह रहा है जब कैल्शियम नहीं होता तो पेशेंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, हेलुसिनेशंस होती हैं, कैटरेक्ट की जो फॉर्मेशन है इन द आई, मोतिया जिसको कहते हैं, वो हो जाता है। उसके बाद कैल्शियम की कमी से QT इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, डेंटल हाइपोप्लेसिया, और दो बड़े इंपॉर्टेंट साइन आते हैं। एक को हम लोग कहते हैं चॉपस्टिक साइन, ठीक है, और एक को एक को चॉपस्टिक साइन कहते हैं और दूसरे को ट्रोजियोज साइन कहते हैं। चॉपस्टिक साइन ये होता है कि पेशेंट की जो फेशियल नर्व है, आपको पता है पैरोटिड ग्लैंड में आके ख़त्म होती है, उस फेशियल नर्व वाले एरिया पे जब हम टैप करते हैं तो फेशियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, तो हम कहते हैं ये साइन पॉजिटिव है। नंबर 2 हमारे पास ट्रोजियोज साइन होता है। इसमें ये हम करते हैं कि BP वाला कफ लगा के जो आपकी ब्रेकियल आर्टरी है उसको अक्लूड करते हैं, तो हम देखते हैं कि कार्पल्स का क्या आ जाता है? स्पैज़म आ जाता है, ठीक है। तो कार्पल स्पैज़म अगर इंड्यूस हो ऑन अक्लूजन ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी तो वो ट्रोजियोज साइन है, ठीक है। और फिर हाइपोकैल्सीमिया में ज़ाहिर है हमें बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह देने पड़ेंगे। एक इन्होंने हाइपो का आगे वेरिएंट बताया हुआ बेटे आपकी बुक के अंदर, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं? सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। हाइपो में यूजुअली होता तो ये है ना कि PTH ही नहीं होता। एक इसका वेरिएंट है सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। सूडो हाइपोपैरा का मतलब यही है कि वो गलती से हाइपो है, असल में वो हाइपो है नहीं। मतलब क्या? मतलब ये कि PTH तो बन रहा है ग्लैंड से, लेकिन PTH को जो किडनीज़ हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, PTH के जो रिसेप्टर हैं वो मौजूद नहीं हैं, इसलिए PTH कैल्शियम लेवल्स को मेंटेन नहीं कर पाता, एक में और एक में कर भी लेता है। अब ये जो कंडीशन है इसमें मोस्टली म्यूटेशन मिलती है हमें एक जीन के अंदर, वो जीन होती है जो कि इनकोड कर रही होती है फॉर PTH रिसेप्टर। अगर तो ये जीन जो है वो म्यूटेटेड हो ऑन द मैटरनल क्रोमोसोम तो उसको हम कहते हैं अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी, यानी कि अल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। और अगर ये पैटर्नल क्रोमोसोम पे हो तो फिर हम उसको सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म कहते हैं, क्योंकि उसमें PTH जो है वो ठीक है और कैल्शियम भी ठीक है। इसमें PTH ठीक होता है लेकिन कैल्शियम कम होता है। बाकी इसकी और ज़्यादा डिटेल की आपको ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ सिंपल जो है वो आपका पैराथायरॉयडिज्म, यानी जिसमें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है और हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। पैराथायरॉयड का मेन काम कैल्शियम रिटेंशन है, हाइपर में कैल्शियम बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हाइपो में कैल्शियम कम हो जाएगी। हाइपर में ऑप्शन है सर्जरी, बिस्फॉस्फोनेट, और हाइपो में ऑप्शन होती है कि आप बाहर से कैल्शियम सप्लीमेंट्स वगैरह दे रहे होते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं की मैनिफेस्टेशन जो आपकी बुक में बेसिकली दोबारा डिस्कस हुई भी हैं, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया, यही साइन सिम्टम्स हैं कि हाइपरकैल्सीमिया में साइकिक मॉन्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, जबकि हाइपोकैल्सीमिया में डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली मिल रहा होता है हमें, और कन्वर्जन हो सकती हैं, क्रैम्प्स होते हैं, टेक्नी होती है, चॉपस्टिक साइन होता है, प्रोलॉन्ग QT इंटरवल एंड ट्रोजियोज साइन। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो के अंदर हाइपो एंड हाइपरकैल्सीमिया डिस्कस करते हैं। थैंक यू।